Good evening, everyone. Good evening, sir. चलो लास्ट 2 to 3 लेक्चर से हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में हमने बस स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है उससे रिलेटेड अब तक डिस्कशन किया है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद में हम काइनेटिक फ्रिक्शन को भी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन पहले मैंने कल भी बोला था कि काइनेटिक फ्रिक्शन में हमें कुछ अलग करना नहीं है। जब तक बॉडी मोशन में सेट नहीं होती है तब तक हम वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट यूज करते हैं। एंड जैसे बॉडी मोशन में सेट हो गई उसके बाद में हमें काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट यूज करना है। ठीक है, अब उससे रिलेटेड कुछ स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, है ना? क्या है स्क्रीन के ऊपर? क्या समझ में आ रहा है स्क्रीन देख के? फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीजिंग। मतलब देखो कंडीशन क्या है कि ये ब्लॉक को खींचने के लिए मतलब पुश करने के लिए स्टार्ट में इनिशियली फोर्स अप्लाई करना शुरू किया। तो जितना फोर्स अप्लाई किया वो ग्रीन वाला जो दिख रहा है वो अप्लाइड फोर्स है, रेड वाला दिख रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स है। तो जैसे हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं उसके साथ में ये रेड वाला मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इंक्रीज नहीं सेल्फ एडजस्टिंग हो गया। देखो अब की कंडीशन में फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 0 0. देखो अब थोड़ा सा पुश करने के लिए ये ग्रीन वाला जो फोर्स दिख रहा है हमने अप्लाई किया है। हमने मतलब क्या है वहां पे, एंटी क्या है ना, नहीं हनी नहीं भी है, ठीक है, वो अप्लाई कर रही है फोर्स, वो ग्रीन में है। तो जितना फोर्स उसने अप्लाई साउंड नहीं आ रहा है, ऑडियो नहीं आ रहा है किसी को? ऑडियो आ रहा है कि नहीं? अभी आ रहा है सर. नहीं तो बोलते ऑडियो आ रहा है। चलो अभी क्लियर है ऑडियो? स्क्रीन भी क्लियर है, ऑडियो क्लियर है? ओके Yes, sir. चलो, तो यहाँ पे ये कंडीशन अपन देख रहे, देखो कि ये फोर्स अप्लाई करते, जैसे जितना फोर्स अपन अप्लाई कर रहे हैं अप्लाइड फोर्स के साथ में ये फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता जा रहा है। मतलब ये खुद को एडजस्ट कर रहा है कि जितना अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है उतना ही यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता जा रहा है। और ये कब तक बढ़ेगा, एक पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू तक, यहाँ तक जिसको बोला जाता है एज ए लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसके बियॉन्ड अगर हम ये ग्रीन वाले को मतलब अप्लाइड फोर्स को बढ़ाएंगे तो ये रेड वाला जो है मतलब फ्रिक्शनल फोर्स है वो इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, ये यहाँ तक ही कांस्टेंट रहता है। एंड जब ये अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करेगा तब जाके ये बॉडी अपनी मोशन परफॉर्म करना शुरू करेगी। क्लियर सबको? यस Yes, sir. तो अब तक हम स्टैटिक फ्रिक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी, थ्योरेटिकल बातें भी डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं एंड आज का जो डिस्कशन है वो शुरू करते हैं, दैट इज अबाउट काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक्स या फिर काइनेमेटिक्स ये वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे काइनेटिक आ गया मतलब बॉडी को जो है वो मोशन में सेट होना पड़ेगा। जब बॉडी मोशन में सेट होती है उसके बाद जो भी आएगा उसको अपन काइनेटिक कंसीडर करते हैं। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस which are in relative motion।
इसको बोला जाएगा फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब इससे पहले जो अपन देख रहे थे तब की स्टैटिक की बात थी, मतलब बॉडी रेस्ट में थी, बॉडी स्टेशनरी थी। लेकिन इस फ्रिक्शन को हम जब भी कंसिडर कर रहे हैं तब बॉडी जो है वो मोशन में सेट हो रही है। मतलब कि बॉडी ने जब रेस्ट में से मोशन में सेट होना शुरू कर दिया तब जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन का काम खत्म हो जाता है, एंड वहां पे जो मतलब एक्शन में आता है वो रहता है काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ये सेल्फ एडजस्टिंग नहीं है, इसको कुछ लेना देना नहीं है। इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा से कांस्टेंट होती है, एंड इसकी जो वैल्यू है हमेशा की तरह काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी हम यहाँ पे कांस्टेंट लेके आएंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बनेगा म्यू के फॉर काइनेटिक। अगर मैंने यहाँ पे म्यू एस लिखा होता तो वो क्या बनता, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। के लिखा है तो वो बनेगा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स बनेगा म्यू के इंटू एन। पहले की तरह यहाँ पे म्यू के जो है उसको ना यूनिट होगा ना डायमेंशन होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो है अगेन यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस है या फिर डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। और यहाँ पे इस प्रोसेस में जो भी वर्क डन होता है, वर्क डन अगेंस्ट काइनेटिक फ्रिक्शन, ये काइनेटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करके अगर बॉडी को मोशन में मेंटेन रखना है तो उस केस में ये जो वर्क डन है वो कन्वर्ट होता है हीट के फॉर्म में। आपको याद होगा पहले दिन जब हम फ्रिक्शन की बात कर रहे थे तो दोनों बॉडी को अगर रिलेटिव टू ईच अदर मूव कर रहे हैं तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ता था, याद है कि नहीं? फर्स्ट डे को हमने वो थर्मोमीटर की केस देखी थी उसमें। मतलब यहाँ पे जो है काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से हर बार एनर्जी जो है वो लॉस होती है। एनर्जी लॉस को अपन यहाँ पे रिमूव नहीं कर सकते काइनेटिक फ्रिक्शन अगर वहां पे प्रेजेंट है तो। और ये जो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ये ऑलवेज कम होता है, लेस होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे भी देखेंगे तो देखो बेसिकली क्या है, जब तक मोशन में सेट नहीं हो रहा है तब तक ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। अब एक्चुअल में ग्राफ में यहाँ पे थोड़ी सी किंक आती है, जर्क आता है, एंड उसके बाद में ये ग्राफ इस तरह से इस डायरेक्शन में एक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये ब्लॉक मोशन में सेट होगा तब अप्लीकेबल जो फोर्स रहेगा उसकी वैल्यू कम रहेगी जो मोशन में सेट करने के लिए रिक्वायर्ड था उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन के फोर्स से कम है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो भी कम रहेगा, म्यू के विल बी लेस देन म्यू एस। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू हमेशा से कांस्टेंट होती है, ठीक है। और ये सिर्फ जो स्पीड होती है उसके अकॉर्डिंग वेरी हो सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उस केस में ये काइनेटिक फ्रिक्शन ये वेरी नहीं होता है। मतलब ये सेल्फ एडजस्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, जितना एक्ट होना है एक ही झटके में एक्ट होता है एंड उसके बाद वो कंटिन्यूसली कांस्टेंट रहता है। उसके अगेंस्ट हमने देखा था फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो 0 से लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के इन बिटवीन वेरी होता है। वो कौन सी भी केस यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। क्लियर? यस नो? तो काइनेटिक फ्रिक्शन में कुछ अलग नहीं, बस बाकी पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वही सारे क्वेश्चन वही पूरी प्रोसेस आएगी। बस अगर बॉडी मोशन में सेट होती है तो हम वहां पे म्यू के पुट करेंगे अगर आपको स्पेसिफिकली म्यू के दिया है तो। लेकिन अगर उन्होंने स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऐसे उनकी मतलब डिफरेंट डिफरेंट वे से उनको इंट्रोड्यूस नहीं किया है तो जो फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट दिया है हम उसको डायरेक्टली पुट करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कल भी किए थे, एसबीटी में भी कुछ क्वेश्चन थे एंड हम आज भी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि उसका एक एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हो रहा है। क्या हो रहा है इस पोजीशन पे, देखो क्या कर रहा है, ये चल रहा है जमीन पे। ऑडियो ऑडियो क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। तो ये चल रहा है जमीन पे, तो यहाँ पे देखो उसका इंक्लिनेशन, ये एग्जैक्ट मतलब अपना पैर है वो थोड़ा सा इंक्लाइन बना रहा है, समझ में आ रहा है यहाँ पे?
यस नो? यस। यानी कि ये क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में ग्राउंड को प्रेस कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? यस। अब ये इस डायरेक्शन में ग्राउंड को प्रेस करेगा, मतलब ग्राउंड के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो ग्राउंड क्या करेगा, उसके ऊपर जो है यहाँ पे इस डायरेक्शन में अगेन नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जो है, जिसको अपन अभी कंसीडर करने वाले हैं, वो मतलब प्रोवाइड करेगा। देखो कंडीशन क्या है, समझो डायग्राम को, रुक रहे। हाँ, तो ये एक्शन है जो इसने पैर से ग्राउंड को प्रेस किया था, और इस डायरेक्शन में जो है उसकी रिएक्शन मिल रही है, जिसको अपन यहाँ पे यन कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, यन का मतलब। अब यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर ग्राउंड है, तो ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट आते हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, उसको अपन कंसीडर करते हैं एज ए फ्रिक्शनल फोर्स, एंड जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, वेट उसको बैलेंस करता है, जिसको अपन कंसीडर करते हैं एज ए नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। ये लॉज ऑफ मोशन के स्टार्ट में भी सेम कंसेप्ट हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। क्लियर? मतलब चलने की प्रोसेस में क्या होता है, देखो जैसे पैर है वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, हमें इंक्लाइन करना पड़ता है, फिर उसको प्रेस करना पड़ता है, तब जाके ग्राउंड हमें आगे ढकेलता है। मतलब वी कैन वॉक ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। आपको एक्सपीरियंस करना है तो कहीं पे अगर एकदम स्मूथ सरफेस है ना, और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल वगैरह मिक्स करो और फिर चलने का ट्राई करो, व्हाट विल हैपन इसमें? यस नो? नहीं चल सकते ना। तो इसका मतलब अगर फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो हम चलने के लिए एबल नहीं रहेंगे। सेम प्रोसेस साइकिलिंग की केस में भी होती है। हम जब पेडलिंग करते हैं तो ये जो साइकिल का व्हील होता है, ये ग्राउंड को क्या करता है, प्रेस करता है, एंड ये प्रेस करने के बाद ग्राउंड भी उसको फोर्स, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एक्सर्ट करता है, एंड इसका जो कंपोनेंट होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, एंड ये रिस्पॉन्सिबल होता है साइकिल की मोशन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से वॉकिंग या फिर साइकिलिंग, ये सारी प्रोसेसेस जो है वो पॉसिबल है ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली। अब फ्रिक्शन के होने के एडवांटेजेस क्या होते हैं उनको देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, पहले तो हमने देखा जो वॉकिंग है वो पॉसिबल होती है बिकॉज फ्रिक्शन होता है। वैष्णवी म्यूट कर बेटा। ठीक है, वॉकिंग पॉसिबल होती है विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन ओनली। कोई भी दो बॉडी है, एक के ऊपर हम एक रख रहे हैं, तो वो पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ उनके बिटवीन में जो फ्रिक्शन होता है, या फिर जो ब्रेक का मैकेनिज्म होता है, ब्रेक अप्लाई करने के बाद व्हीकल रुकती है, तो वहां पे भी उस व्हीकल को रोकने के लिए जो है वो फ्रिक्शन ही पॉसिबल होता है। इतना ही नहीं, हम जब भी लिखते हैं तो राइटिंग पॉसिबल होती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ओनली, क्योंकि अगर पेन में एंड नोटबुक के पेज के सरफेस के बिटवीन फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो वो स्लिप हो जाएगा और हम लिखने के लिए एबल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये सारे एप्लीकेशन है जहाँ पे फ्रिक्शन का हम इफेक्टिव यूज करते हैं। उसी तरह से फ्रिक्शन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। क्या हो सकते हैं फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस? पहली बात, ये तो हमारे Wear and tear in the vehicle part. वेरी गुड, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, उसकी वजह से क्या होगा, वेयर एंड टियर हो जाएगी, टायर जल्दी खराब हो जाएगा, है ना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वहां पे जो भी एनर्जी हम अप्लाई करते हैं मोशन के लिए, वो उसमें से बहुत सारा पार्ट जो है वो हीट में लॉस हो जाता है, तो ये एनर्जी हम रिकवर भी नहीं कर सकते, एंड हमारे कुछ काम की भी नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह के थियोरेटिकल बातें जो आपको पहले से मालूम थी उनको हमने देख लिया रिलेटेड टू फ्रिक्शन। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल पॉइंट्स है जो आपको फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, उनको देख लेते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन always acts parallel to the surface, and in the opposite direction of motion। मतलब देखो लास्ट टू लेक्चर में हमने फ्रिक्शन रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए,
तो हर बार जब भी फ्रिक्शनल फोर्स हम कंसीडर करते थे तो वो फ्रिक्शनल फोर्स जो है सरफेसेस इन कांटेक्ट जो था उस कांटेक्ट के सरफेस को पैरेलल हुआ करता था। मतलब अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है एंड हम वहां पे देखते थे कि यहाँ पे एक ब्लॉक प्लेस किया है, इस ब्लॉक को खींचने के लिए हमने यह इतना फोर्स अप्लाई किया, तो उस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स था वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट तो होता था लेकिन ये सरफेस को पैरेलल होता था। उसके बाद में अगर वहां पे इंक्लाइन सरफेस दिया है तो इंक्लाइन सरफेस के ऊपर क्या होता था इस तरह से, अगर यहाँ पे एक बॉडी है और जो नीचे स्लाइड कर रही है, हमें मालूम है नीचे स्लाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल mg sin थीटा था, तो उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स इसकी मोशन को अपोज करता था, तो इसको भी अपन कहाँ पे लेते थे, सरफेस के पैरेलल। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज जो है सरफेस को पैरेलल एक्ट होता है। अब ये पैरेलल क्यों एक्ट होता है, ये दोनों एग्जांपल में आपको इसका रीजन समझ में आया होगा। ठीक है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक जो नॉर्मल है परपेंडिकुलर है वो नॉर्मल रिएक्शन हो गई, एंड जो पैरेलल में एक्ट होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। क्लियर? Yes. चलो, तो अभी ये स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन, इनमें कुछ खास डिफरेंस है नहीं, आपको एक्सप्लेनेशन से समझ में आया होगा। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तो आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको बोला है कि इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इसके ऊपर एक ब्लॉक प्लेस किया है जिसको खींचने के लिए हमने 200 न्यूटन इतना फोर्स अप्लाई किया है। ये ब्लॉक का मास आपको दिया है 10 kg, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन आपको बोला है 0.6 है, एंड जो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है वो आपको दिया है 0.5। तो आपको बोला है कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। कर सकते सवाल अभी इसको? यस, नो? चलो देखो, सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि अप्लाइड फोर्स ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है या नहीं है, क्योंकि वो जब तक ज्यादा नहीं होगा तब तक बॉडी मोशन में सेट नहीं होगी। हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स विच इज गिवन बाय म्यू इनटू एन, एंड एन के लिए हमें मालूम है कि यहाँ पे जो वेट होगा mg दैट विल एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन विल बैलेंस इट, सो n इज इक्वल्स टू बनेगा mg, आई थिंक वो आएगा 100, हाँ ये हम 10 है तो 100। तो म्यू एस लू या म्यू के लू में यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स में, ये Yes. पहला वाला या दूसरा वाला, म्यू के या म्यू एस? Yes. म्यू एस। Yes. ये कब तक एक्ट होगा, जब तक बॉडी रेस्ट में है तब तक, तो ये बनेगा 0.6 इंटू 100, तो ये आ गया 60 न्यूटन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स 60 न्यूटन है और अप्लाइड फोर्स 200 न्यूटन है, तो बॉडी मोशन में सेट होगी या नहीं होगी? Yes. यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हियर एज अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, बॉडी जो है वो मोशन परफॉर्म करेगी। अब बॉडी अगर मोशन परफॉर्म करती है तो जब हम नेट फोर्स कैलकुलेट करने जाएंगे तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो म्यू के रहेगा, सॉरी एफ के रहेगा, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन का रहेगा। ये क्लियर हो गया सबको? तो ये एफ के कैलकुलेट करने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा म्यू के इंटू एन। अब म्यू के आपको दिया है 0.5, एन तो सेम ही रहेगी तो ये बनेगा 50 न्यूटन। तो अब यहाँ पे अगर सेम ब्लॉक के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये सरफेस है, ये ब्लॉक है जिसका मास 10 kg था, तो उसको इस साइड में खींचने के लिए हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं विच इज 200 न्यूटन, एंड यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स उसकी मोशन को अपोज करेगा, मतलब ये बैकवर्ड एक्ट होगा जिसका मैग्नीट्यूड है 50 न्यूटन। तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए समझ में आ रहा है ना डिफरेंस क्या है, कि मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स कितना था 60 न्यूटन, लेकिन मैंने यहाँ पे कितना कंसीडर किया 50 न्यूटन। ऐसा चेंज क्यों? क्यों हो रहा है ये चेंज? क्योंकि बॉडी मोशन में सेट हो गई तो वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है अपोज करने के लिए वो म्यू के होता है। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? यस, नो? Yes. और Sir. ओके, तो यहाँ पे
नेट फोर्स बनेगा 200 माइनस 50, दैट विल बी इक्वल्स टू 150, मास है 10, तो एक्सेलरेशन आ गया 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन की केस में क्या नया बस एडजस्टमेंट करना है, जब बॉडी मोशन में सेट हो जाती है तब म्यू एस को रिप्लेस करके म्यू के लेना है, बाकी पूरा पार्ट जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, चलो उसी तरह से और एक इंक्लाइन सरफेस की बात कर लेते हैं कि एक इंक्लाइन सरफेस है, इस इंक्लाइन सरफेस का इंक्लिनेशन दिया है आपको थीटा, यहाँ पे ये फर्स्ट ब्लॉक प्लेस किया है, ये कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ पुली है, और ये इधर ये पुली यहाँ पे प्लेस की है हमने। अब यहाँ पे फिर से थीटा इंक्लिनेशन सिंप्लीफिकेशन के लिए 30 डिग्री दिया है, यहाँ पे 30 kg का मास है, एंड ये जो है वो ये भी 30 kg का मास है। तो यहाँ पे आपको बोला है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.3 एंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.2, तो कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। कर सकते कैलकुलेट? Yes, sir. कुछ भी करने से पहले हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि सिस्टम मोशन में सेट होगी या नहीं होगी। वो कैसे चेक करेंगे? sir. उसके लिए देखो, यहाँ पे कौन उसको खींचेगा 300 न्यूटन, 300 Newton. इधर कौन खींचेगा mg sin theta. मतलब 150 न्यूटन। Yes. Yes. ओके, अब इसके साथ में मतलब हमें अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन चाहिए, तो उसके लिए हम इसको स्मूथ अगर कंसीडर करेंगे तो हमें समझ में आ रहा है कि ये ब्लॉक ऊपर जाएगा यानी इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा वो कहाँ पे एक्ट होगा? Towards 150 Newton. इधर जाएगा। ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, स्टैटिक का भी काइनेटिक का भी, इसलिए मैं सिर्फ इसको एफ कंसीडर करता हूँ। तो पहले मुझे यहाँ पे एफ एस कैलकुलेट करना पड़ेगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स है कितना। कैसे कैलकुलेट करूं मैं, क्या फॉर्मूला था याद है? mg cos theta ने नॉर्मल करा होगा। म्यू एम जी कॉस ऑफ Cos थीटा है ना। तो यहाँ पे म्यू कितना है, यस लू या के लू? Yes. तो ये 0.3, 30 मतलब ये ऐसे आएगा 0.3 इंटू 300 इंटू √3/2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये 150 1545 इंटू आएगा 1.7, इसको करो मल्टीप्लाई, कितना आता है? dt के आसपास आता है क्या? 76.5 76 आता है, 76 न्यूटन। यानी कि अब देखो कंडीशन क्या होगी कि जो 300 न्यूटन खींचने वाला था उसको अपोज करने के लिए ये दोनों भी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, 150 न्यूटन भी 76 न्यूटन भी। ये समझ में आ रही क्या बात? देखो सिर्फ Yes. 150 न्यूटन अपोज नहीं करेगा, ये दोनों मिला के अपोज करेंगे, लेकिन फिर भी अगर देखेंगे तो 300 न्यूटन इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो ब्लॉक विल मूव इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। क्लियर? Yes. लेकिन अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन के लिए हमारा फॉर्मूला होता है नेट पुलिंग फोर्स अपॉन नेट मास। तो यहाँ पे नेट पुलिंग फोर्स तो हमें मालूम है कौन है, 300 है, लेकिन 300 को अपोज करने वाली यहाँ पे दो फोर्स है, एक है 150 प्लस 150 के डायरेक्शन में कौन एक्ट हो रहा है, और 76 Newton. तो मैं 76 लूं या कुछ और लेना पड़ेगा? यहाँ पे मोशन में सेट होने के बाद में कंडीशन है, हमें लेना पड़ेगा एफ के, और ये एफ के क्या रहेगा, म्यू के इंटू एन रहेगा। समझ में आ रहा है ना? 0.2 इंटू ये 300 इंटू √3/2 एज इट इज, यानी कि एफ के विल बी इक्वल्स टू 0.1 130 51 न्यूटन। यानी कि यहाँ पे मैं 76 नहीं लूंगा, मैं यहाँ पे 51 लूंगा, डिवाइड बाय नेट मास कितना आता है दोनों का, 30 + 30 यानी 60। ये समझ लगा काय केलं मी चेंज, दोनों तरफ सेम फोर्स क्यों नाही लिया? सर मग एफएस काऊन काढला? या पे यासाठी काढला आपण की ही बॉडी मोशन में जे सेट होती की नहीं होती हे आपल्याला कसं कळणार? अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे 200 न्यूटन आ जाता तो बॉडी मोशन में सेट ही नहीं हो पाती।
है ना। तो सबसे पहले हर बार हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है कितना, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करेगा मोशन परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही। ओके, यस सर। ये कितना आ गया फिर, ये 200, 100/60 मतलब 10/6 मतलब 5/3 मतलब 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक करो कैलकुलेशन से क्या आता है। फिर से एक हॉरिजॉन्टल सरफेस दिया है, सर एक बार ऊपर का दिखाओ ना। और ऊपर हाँ सर, हो गया बस। ओके, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर एक ब्लॉक है और बोला है कि ये ब्लॉक पहले से मोशन में है और उसके मोशन की वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकंड। एंड इन दोनों के सरफेस के बिटवीन जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो दिया है 0.6 एंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो दिया है 0.5। तो आपको बोला है कि ये बॉडी जिसका मास 20 kg है, इट विल कम टू रेस्ट आफ्टर द टाइम इंटरवल ऑफ एंड बाय द कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ। चलो अब इसको पूरा आप सॉल्व करेंगे, आंसर्स बोलेंगे, देन आई विल सॉल्व इट। कंफ्यूज कर दिया? देखो सेम क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया करके दिया आपको पहले, वैसे आप एक एडिशनल और एक कंसेप्ट आ गए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सबसे पहली बात ये आएगी कि जब ये ब्लॉक मोशन में है, इसको खींचने के लिए कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे अपन, लेकिन ब्लॉक अगर इस डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी परफॉर्म कर रहा है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, इसकी मोशन को अपोज करेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे एक्ट होगा। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा होगा, ये एफ के होगा या फिर एफ एस होगा? के FK. एफ के। हो गया फिर, तो ये बनेगा म्यू के इंटू एन। यहाँ पे म्यू एस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, उसका कुछ भी काम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये एफ के बना म्यू के इंटू एन। अब म्यू के कितना दिया है आपको, 0.5। नॉर्मल रिएक्शन कितनी आएगी, 200। सो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी 100 न्यूटन। यानी कि ये 100 न्यूटन फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा ब्लॉक को रोकने के लिए। तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आएगा एक्सेलरेशन, 5 मीटर पर 5 सेकंड। मीटर। अब टाइम निकालने के लिए v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी तो 0 बन रहा है, तो t बनेगा u बाई ए, तो 25/5 मतलब टाइम लगेगा 5 सेकंड। एंड डिस्टेंस के लिए v तो 0 है, हमें d चाहिए, तो d बनेगा u स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ u कितना था, 25 का स्क्वायर 625 अपॉन 10 यानी 62.5 मीटर। इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद इट विल कम टू रेस्ट। क्लियर? चलो फिर से आपको सिचुएशन दी है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस है ऑन विच अ ब्लॉक ऑफ मास m इज मूविंग, और उसको खींचने के लिए हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और आपको बोला है कि अगर यहाँ पे जो ब्लॉक दिया है उसका मास 20 kg है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.25 है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.2 है, एंड अगर हम इसको खींच रहे हैं विद द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, 50 न्यूटन इतने फोर्स से अगर हम इसको खींच रहे हैं, तो इन दैट केस व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। करेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं। यस सर। So 2 meter second square. 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में सबसे पहले चेक करना पड़ेगा यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है कितना, वो बनेगा म्यू एस एम जी। तो म्यू एस कितना है 0.25, एम जी कितना है
200, तो इसको अपन 50 न्यूटन कंसीडर कर सकते हैं। यस नो? यस तो दोनों फोर्सेस जो एक्ट हो रहे हैं वो कैसे है? इक्वल इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन रहेंगे, यानी ब्लॉक विल मूव होगा या नहीं होगा? नो होगा या नहीं होगा? नहीं होगा नहीं होगा। दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन विल बी 0। सनी, यस सर। इसलिए ये FL कैलकुलेट करके चेक करना नेसेसरी है। नेक्स्ट, अगर आपको बोला गया है कि अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन कर दिया, देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक? आगे आंसर। 3 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। बाकी लोग इतना टाइम लग रहा है? देखो क्या होगा आपकी केस में, हमें जो FBD कंसीडर करनी है उसमें दो फोर्सेस रहेंगे। एक खींचने के लिए हमने फोर्स अप्लाई किया है वो 100 न्यूटन, और उसको अपोज कौन करेगा? अब एफ के होगा या FS होगा? एफ की। क्यों होगा? समझ में आ गया ना? क्योंकि यहाँ यस पे क्वेश्चन में सेट हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे एफ की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो ये एफ के बनेगा म्यू के इंटू एन। अब कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना दिया आपको? 0.2 इंटू एन कितना आएगा? नॉर्मल 200, तो कितना आएगा वो? 40। यानी एक्सेलरेशन विल बी 60/20, मतलब 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। है क्लियर सबको? क्लियर है का? स्नो? आवाज आ रही क्या? यस सर। तो आ गया ना आंसर? यस चलो, अभी नेक्स्ट आपको बोला है कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक को खींचने के लिए अगेन हम F इतना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है आपको बोला गया है कि जो ब्लॉक है उसका मास आपको बोला है 10 kg है, एंड जो अप्लाइड फोर्स हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं उसको मोशन में सेट करने के लिए वो दिया है आपको एज 60 न्यूटन। ठीक है, 60 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने के बाद वो बॉडी जो है वो मोशन में सेट होती है। मतलब ये इतना फोर्स जब तक अप्लाई नहीं होगा 60 न्यूटन वाला, तब तक बॉडी मोशन में सेट नहीं होगी। लेकिन उसके बाद में बोला है कि एक बार मोशन में सेट हो गई तो 50 न्यूटन फोर्स भी उसको मोशन में मेंटेन रख सकता है। तो उस केस में ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना रहेगा? पहले क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? वो बोलो। सर एक बार और बताना क्वेश्चन। ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है ये सरफेस के ऊपर मूव होने के लिए कंडीशन है।
कि उसको रेस्ट में से मोशन में सेट करना है तो हमें एटलीस्ट 60 न्यूटन इतना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। 60 न्यूटन से फोर्स अगर बढ़ा दिया तो ब्लॉक मोशन में सेट हो जाएगा। 60 न्यूटन या फिर उससे कम अगर फोर्स है तो ब्लॉक विल नॉट परफॉर्म मोशन। लेकिन ब्लॉक अगर एक बार मोशन में सेट हो गया तो उसकी मोशन मेंटेन करने के लिए 50 न्यूटन फोर्स भी सफिशिएंट है। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा? सर स्टैटिक फ्रिक्शन 0.76। देखो कंडीशन क्या है कि उन्होंने बोला कि 60 न्यूटन जब तक एक्ट नहीं होगा तब तक बॉडी मोशन में सेट नहीं होगी, मतलब ये बन गया मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको अपन लिखते हैं इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, यानी म्यू एस इक्वल्स टू क्या बनेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन एन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स उन्होंने 60 बोला था, एन कितना आएगा 100, सो इट विल बी 0.6, करेक्ट एंड आंसर है। काइनेटिक फ्रिक्शन 0.5। तो काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए भी वही करना पड़ेगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन 50 न्यूटन दिया है क्योंकि इतना फोर्स सफिशिएंट है बॉडी को मोशन में मेंटेन रखने के लिए। तो इसका मतलब ये बनेगा म्यू के इंटू एन इक्वल्स टू 50, सो म्यू के विल बी 50 अपॉन 100, दैट इज 0.5। क्लियर? Yes, sir. एंड अगर आपको बोला है कि इस पर्टिकुलर केस में हमने फोर्स अप्लाई कर दिया 100 न्यूटन तो एक्सेलरेशन कितना होगा? सेम क्वेश्चन है। Sir, 5 seconds. 5 मीटर पर। देखो इधर खींचने के लिए 100 न्यूटन, लेकिन उसको अपोज कौन करेगा, एफ के करेगा या एफ एस करेगा? FK. एफ के। यानी कि ये एफ के आपको 50 न्यूटन दिया है तो एक्सेलरेशन बनेगा 50/10, 5 आता है ना? यस सर। सबका आगे सेम। Yes, sir. हाँ नेक्स्ट, इंक्लाइन सरफेस है, ऐसा एक ब्लॉक इधर कनेक्टेड है और फिर से पुली है। और यहाँ पे बोला है कि ये जो ब्लॉक है इसका मास यम है, ये जो ब्लॉक है इसका मास 10 kg है और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.4 दिया है और आपको बोला जा रहा है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर ये जो सिस्टम है ये अगर इक्विलिब्रियम में है, इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम, तो m की वैल्यू कितनी होगी? What will be the value of m? सर थीटा कितना है? How much? एंगल देखो इक्विलिब्रियम कितना होगा जब इधर एक्ट होने वाला फोर्स एंगल 30 डिग्री है, सॉरी एंगल नहीं दिया था, एंगल 30 डिग्री है, तो इधर खींचने वाला जो फोर्स है वो कितना रहेगा mg, एंड इधर खींचने वाला फोर्स ये रहेगा mg mg। mg sin थीटा। सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ रही है, ये कब पॉसिबल है? ये m1 है, ये m1g, इसको m1 बोथ बोलो, फोर्सेस इक्वल्स आर टू सेम। ये दोनों इक्वल है तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो जी जी कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो m1 है ये बनेगा m/2। सर फ्रिक्शन फोर्स में ऐड होगा। फ्रिक्शन फोर्स जो है ना ये बॉडी इक्विलिब्रियम में यहाँ पे, यस
तो ये दोनों फोर्सेस ही एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, है ना। तो इस ब्लॉक की अगर बात करेंगे सिर्फ, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कंसिडर करना पड़ता है, लेकिन पूरी सिस्टम की अगर बात करेंगे तो ये सिस्टम हिल नहीं रही, मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट ही नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। यस सर। इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स अब कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। बोल शिवम, किती 5 kg येईल का 20 kg येईल? इट मस्ट बी 5 kg, ठीक है। अगर Yes, सेम sir. कंडीशन में, हाँ बोलो। नाही कळालं म्हणलं. बर, अगर सेम कंडीशन में आपको अगर बोला होता कि बॉडी या फिर सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, लेकिन इट इज मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, in that case what will be the value of m? ऍक्सलरेशनची डायरेक्शन कुठे आहे? एक्सेलरेशन डायरेक्शन ना, ये ना बेटा हमें एज्यूम करनी पड़ती है, ठीक है। पहले मैं दे देता हूँ कि एक्सेलरेशन यहाँ पे अप्लाय हो रहा है, आपल्याला ना चेक करावं लागतं इकडे घेऊन काय येतं तिकडे घेऊन काय येतं, पण ठीक आहे आता दिलेली क्वेश्चन मध्ये ये कंसिडर करके कर सकते हो उसका। सर मास इज सेम सेम है, नहीं? कंडीशन क्या होगी, सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में तो है नहीं, मूव हो रही है, तो हमें यहाँ पे ड्रॉ करें ऊपर की डायग्राम को, अगर मैं यहाँ पे रीड्रॉ करूँ तो कंडीशन क्या बन जाएगी। देखो सब लोगों ने सेम इमेजिन किया था क्या, ये ब्लॉक है, इसका कितना मास है मालूम नहीं है, लेकिन इसका जो mg है ये खींचेगा नीचे इनको, ये तो हमें मालूम है, ठीक है। यहाँ पे हमने पुली को लटका दिया है, ये पुली की, अरे पुली, ये पुली की वायर यहाँ पे रोप यहाँ तक आ गई है, और ये जो ब्लॉक है अगेन इट इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ और विद द पुली है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर ये अपवर्ड जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे खींचेगा, ये तो क्लियर है। यस अब यहाँ पे एक मिनट, म्यू के नहीं दिया था, म्यू के 0.3 ले लो। अगर ये मोशन में है तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा रहेगा, एफ के रहेगा, ठीक है। साइमल्टेनियसली ये ब्लॉक का जो mg साइन थीटा है ये भी इसी डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला होता है नेट पुलिंग फोर्स अपॉन मास। तो मुझे यहाँ पे बोलो नेट पुलिंग फोर्स कितना आएगा। अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो सबसे ज्यादा कौन होगा, mg होगा, तो हमें ये लेना पड़ेगा mg, एंड mg को अपोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है ये दोनों भी है, mg sin theta and friction एंड ये एफ के है कि नहीं, है सर। पहले तो नहीं था, अब कैसे आ गया। सर एक्सेलरेशन परफॉर्म करें बोले। ओके, तो ये m डैश ले लेते इसको, और डिनोमिनेटर में नेट मास कितना लेना पड़ेगा, एक का दिया है 10, दूसरे का मालूम नहीं है, तो इसको 10 प्लस m लेते हैं, और ठीक है ये 10 आ जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करो, a कितना दिया है आपको एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये m डैश मालूम नहीं है तो उसको m डैश g एज इट इज रखो, माइनस mg साइन थीटा, m 10 दिया है, ये 100 मतलब ये बनेगा 50, प्लस f के कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना आएगा f के, बोलो फ्रॉम डायग्राम, mg cos of theta डायग्राम, हाँ क्या होगा, म्यू के mg cos ऑफ थीटा होगा, तो इसका इसमें वैल्यू पुट करो, म्यू के आपको 0.3 दिया है, ठीक है। 0.3 इंटू ये आएगा 100, मतलब ये बनेगा 30/2 मतलब 15√3, ऐसे देगा। इसको एक बार क्रॉस चेक करो कितना आता है, 25.5 आता है क्या, एक बार चेक करो कमन फास्ट कीर्ति। Yes, sir.
सेम है ना 25.5, उसको अप्रोक्सीमेटली Yes, sir. 25 लेते हैं। ओके, अब डिनोमिनेटर में रहेगा 10 प्लस यम, तो ऐसे आ गया। अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं क्या? सर कर एक मिनिट वापस यूके ची व्हॅल्यू दाखवा. 0.3 सर आहे हे एफ के तुम्ही 22.5 घेतले ना? 25 सर 22.5 येत. 22.5 येते का? देखो ये 15√3 यहाँ तक तो क्लियर है, और डिटेल करू परत? देखो ठीक है, नाही कर नाही लेते। सर करेक्ट आहे करेक्ट आहे. किती? 25.5। हाँ 25.5. अब इसको पुट किया है, अभी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? सिंपल, ये डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 40 प्लस 4 एम डैश, एम डैश जी मतलब ये बनेगा 10 एम डैश माइनस 50 प्लस 25 75, तो ये प्लस 75 इधर आएंगे, 7 प्लस 4 तो ये बनेगा 115 इक्वल्स टू 14 इंटू एम डैश, तो एम डैश विल बी 115 डिवाइड बाय 14। करो सिंप्लीफिकेशन, दिस द मास 14 एम डैश किसके? क्या क्या 14 एम डैश, ओ नो 6 एम डैश 6, ये 4 जाके माइनस हो जाएंगे, तो 115 अपन 6 करो कितना आता है? 19.1. 19.16. ठीक है 19.1 19.16 किलोग्राम, दिस विल बी द मास ऑफ सेकंड ब्लॉक। तो हम प्रोसेस से नहीं हटेंगे, प्रोसेस से जाएंगे तो यू विल गेट द आंसर्स, ठीक है ना। तो अननोन कौन सा दे रहे, मास दे रहे, म्यू के दे रहे, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसी तरह से आपको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे भी सेम कंडीशन देंगे कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेकंड ब्लॉक है, इसको खींचने के लिए हमने फोर्स अप्लाई किया है 200 न्यूटन, इसका मास दिया है 50 केजी, इसका मास दिया है 30 केजी, और इनके बिटवीन है स्ट्रिंग। तो आपको बोला है कि ये स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा ये कैलकुलेट करो, व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और उसके लिए आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है 0.8 एंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है आपको 0.6। निकालना क्या है? टेंशन। कर सकते हैं? यस सर। करो फिर। करना क्या होगा, सबसे पहले ये 200 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस ब्लॉक के ऊपर, तो ये ब्लॉक के लिए हमें निकालना पड़ेगा मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, जो आएगा म्यू एस इंटू एम जी। अब इसका म्यू एस है 0.8, एम जी बनेगा 500, तो ये कितना आएगा? 400 न्यूटन आ रहा है। ये कैलकुलेट करो पहले मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। 400 400 आ रहा है, यस नो? सर 0 आएगा टेंशन। Yes. एक्सेलेंट, वेरी गुड। यानी क्या हो रहा है देखो कि अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से बहुत ज्यादा है, तो ये पहला वाला ब्लॉक ही हिलेगा नहीं, इसका मतलब इनके बिटवीन जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग स्लैक ही रहेगी, टेंशन डेवलप होगा क्या? नो। यस नो? इमेजिन कर सकते हैं ना, अगर ये ब्लॉक ही नहीं हिल रहा है तो ये स्ट्रिंग जो है वो टाइट ही नहीं नहीं सर टेंशन डेवलप नहीं होगा. होगी, यस, और टेंशन बनेगा 0। क्लियर है ना? लेकिन सेम क्वेश्चन में अगर बोला गया कि अब अप्लाइड फोर्स को हमने कर दिया 1000 न्यूटन, तो टेंशन कैलकुलेट करो। अब होगा ना?
Yes, sir. क्या होगा, देखो ये 1000 न्यूटन फोर्स इसको खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, लेकिन इसके मोशन को अपोज कौन कौन करेगा, इसका एफ के, इसका भी एफ के, तो ये दोनों का एफ के सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, इसलिए मैं दोनों का ऐड कर सकता हूँ क्या। दूसरी डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन ऊपर का ही है, बस डायग्राम फिर से रिड्रॉ कर रहा हूँ। आवाज आ रही ना। यस सर। अब इधर एक्ट हो रहा है 1000 न्यूटन, इन दोनों को कनेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। इधर खींच रहा है एफ के अपोजिट डायरेक्शन में, इसको भी खींचेगा इधर एफ के। तो हमें सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होगा, 1000 माइनस अभी नेट एफ के कितना होगा कैलकुलेट कर लेते एक बार। मासेस कितने हैं 30, तो ये कितना बनेगा 240 आ रहा है क्या। Yes, sir. नहीं सर, म्यू के लेना पड़ेगा 0.6, कितना आएगा फिर 180, 180, एंड ये कितना आएगा 300. 50 ना, 500 इंटू 0.6 300, यानी एक्सेलरेशन बनेगा 1000 माइनस 480. 480 अपॉन मासेस 380, तो कितना आता है ये 6.5. 1000 माइनस 480 520. डिवाइड बाय 80, तो कितना आता है ये 52/8, मतलब 6.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक है क्लियर। Yes. अब टेंशन चाहिए, इसको करो या फिर इसको, किसी को भी एक को कंसीडर करो, मगर अगर मैं 30 kg को करूंगा तो पीछे कौन एक्ट हो रहा है, यहाँ पे 180 है, इधर कौन है, टेंशन है, सिस्टम भी इधर ही जा रही है, तो इक्वेशन क्या बनेगा, तो T विल बी इक्वल्स टू 180 प्लस एम, तो 180 प्लस एम कितना है 30 एंड 0.5, तो 65 इंटू 3, कितना आएगा 65 इंटू 3, 215, 395 न्यूटन, Sir, 65 into 3 ना? 65 इंटू 3, 195 आएगा सर. 195 है। ये 215 नहीं आएगा क्या, नहीं सर. 195. ओके 195, तो ऐड करके कितना आएगा 375 आएगा। फाइनल आंसर। Yes sir. 375. 375। 375. मतलब यहाँ पे एडिशन में हो रहा है क्या कि हम जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना। तो Yes. पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एंड काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए। अभी जो है एकदम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हम पुली, स्प्रिंग, इंक्लाइन सरफेस इनको कंबाइन करेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके साथ दूसरी बात